गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सबके सामने आपके इतिहास को डर को दूर भगाने आ चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपना सफर शुरू किया था और वो सफर हमारा 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा पे जाकर पूरा होगा। हम लोगों को फाइनल परीक्षा से पहले अपना पूरा सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी कर लेनी है। उसी क्रम में हमने चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो आज आप लोग अपने साथ मिठाई जरूर रखेंगे ताकि इस चैप्टर को खत्म होने की खुशी में हम लोग मिठाई खाएंगे। ठीक है, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हम लोगों ने चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जो बुक में आपके अभ्यास हैं उनको देखना शुरू कर दिया था, और उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं आपके, जहाँ आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उन सारे को हमने देख लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जिसकी शब्द सीमा आपकी पुस्तक में तो 60 शब्द दी है, क्योंकि जब ये पुस्तक छपी थी तब 3 नंबर के भी प्रश्न आते थे, तो उस दृष्टिकोण से ये प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। लेकिन आज के समय में ये सारे प्रश्न जो आपके बुक में दिए हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, वो सिर्फ 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। आपको याद है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति? याद है? कुछ याद आ रहा है? लुई फिलिप राजा बना था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, और उसने अपनी तरह के ये घोर प्रतिक्रियावादी, जिसका नाम था, याद है नाम? पॉलिग्नेक, उसको प्रधानमंत्री बनाया था। सॉरी, पॉलिग्नेक नहीं, गीजो था। ठीक है, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। तो अगर आपसे पूछे कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है, क्वेश्चंस एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 आप डाल दीजिएगा, क्या कि लुई फिलिप जैसे कट्टरवादी या कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक का शासन। दूसरा आप लिख देंगे गीजो की नीति, जिसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था, सहारा लिया था। तीसरा आप लिख सकते हैं कि फ्रांस में उस समय समाजवाद का विकास होने लगा था। चौथा कारण आप लिख सकते हैं कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव बढ़ने लगा था। ठीक है, तो आप ये 4 कारण आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों कि है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आपको याद है इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण? इन दोनों एकीकरण में अगर सबसे बड़ा विलन कोई था तो वो विलन व्यक्ति था कौन? ऑस्ट्रिया ही था। तो आप लिख सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा अगर कोई था तो वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है, वो ऑस्ट्रिया ही था जिसने इटली के कुछ भागों पे कब्जा किया हुआ था और उसे एकीकरण होने नहीं देना चाहता था, और जर्मनी के भी भागों पे उसका कब्जा था, जिसकी वजह से वो एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। तो बिस्मार्क ने, आपको याद है, 1866 में सेडवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था, तभी जाकर जर्मनी के एकीकरण का काम पूरा हुआ था। तो आप ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बात, आप सोच रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग लिख क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लिखने की जरूरत महसूस हुई, अगर आप लिख नहीं पाएंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 6200108750। अगर आपको इन सब आंसर रिटन फॉर्म में चाहिए, अगर लिखे हुए फॉर्म में चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए अपने आंसर्स को समझते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है जो आपके बुक का, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। याद है नेपोलियन भले ही एक राजा था, लेकिन जिस एरिया में जाता था तो नव युग का संदेश लेकर जाता था। उसने नेपोलिक संहिता 1804 में लागू की थी, जिसे नेपोलिक कोड के नाम से भी जाना जाता था।
उसने जो जन्म के आधार पर जो विशेषताएं मिलती थी उनको सबको खत्म कर दिया था। उसने एक नई सिस्टम, माप तौल की एक नई पद्धति लोगों के सामने रखी, और जब इतने सारे कामों को लोगों ने जाना तो लोग एक होने लगे। लोगों के मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। यूरोप में अगर राष्ट्रवाद को फैलाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की आती है तो वो एक व्यक्ति है, नेपोलियन बोनापार्ट। आप इसके बारे में भी डिटेल से लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, और मेरे नजर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेरे नजर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार अधिकांशतः पूछे गए हैं, और उस क्वेश्चन का नाम है गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। प्रश्न क्या है? गैरीबाल्डी, बाल्टी नहीं बच्चों, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। ये क्या है? गैरीबाल्डी के बारे में आपने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। अगर आप डिटेल समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार फिर से हमारी डिटेल वीडियोस को देख लें। चलिए आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि गैरीबाल्डी कौन, गैरीबाल्डी कौन था और उसने क्या काम किया था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, जो कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, जो दक्षिण इटली का एरिया था ना उसको एकीकरण करना चाहता था, और उसको एकीकरण करने के लिए उसने अपने जो स्वयं सेवक थे, उसके जो सपोर्टर थे, उनको लेकर एक सशस्त्र सेना बनाई। उसका नाम रखा था लाल कुर्ती। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। तो सेना बनाई, और सेना बनाने के बाद 1860 में उसने सिसिली और नेपल्स, 2 राज्य थे, उन पर हमला कर दिया और उसको इटली में मिला लिया, और सारी अपनी संपत्ति विक्टर इमानुअल को देकर एक साधारण किसान की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हुआ। तो इतनी सारी बातें आप गैरीबाल्डी की कार्यों के बारे में लिख सकते हैं। 2 नंबर में ये काफी हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए हैं, चारों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब आपके जो बुक का 5वां क्वेश्चन है वो है विलियम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे। यहाँ पर विलियम 1 है, ठीक है, क्योंकि 2 नाम के आए हैं विलियम, एक अलेक्जेंडर विलियम भी था, एक विलियम 1 भी था। इतिहास में एक ही नाम के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने के मिलेंगे। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन है विलियम 1 के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे। आपको याद है बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क प्रधानमंत्री था, चांसलर, जिसको बनाया था विलियम 1 ने ही। तो अगर विलियम 1 नहीं होता तो वो बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नहीं बनाता, तो बिस्मार्क एकीकरण करता कैसे? तो आप लिख सकते हैं विलियम 1 एक उदारवादी शासक था और वह एकीकरण के पक्षधर था। उसने एकीकरण करने के लिए जर्मनी में कई सारे सुधारात्मक कार्य किए, और तो और उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को भी प्रधानमंत्री बनाया। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम 1 के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव नहीं था या असंभव था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके बुक के जो 4 लघुतरीय प्रश्न है उनको हमने देख लिया। ठीक है, आइए आपके बुक के जो 5वां क्वेश्चन आइए बच्चों, अब हम लोग आपके पुस्तक के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि इटली के एकीकरण में मेज़िनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं या योगदानों को चर्चा करें। ये जो क्वेश्चन है बाबू, आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछना होगा, पूछना क्या होगा, पूछेगा ही। तो सबसे पहली पसंद अगर परीक्षक की, एग्जामिनर की होती है तो यही होती है, पेपर बनाने वालों की सबसे पहले यही क्वेश्चन डालते हैं कि इटली के एकीकरण में मेज़िनी, गैरीबाल्डी और काउंट कावूर के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप एक बड़ा सा हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे कि इटली के एकीकरण में मेज़िनी, गैरीबाल्डी तथा काउंट कावूर की योगदान निम्नलिखित हैं। उसका हेडिंग, एक सब हेडिंग बनाएंगे आप, क्या, मेज़िनी। अब भर दीजिए मेज़िनी के बारे में। पता है आपको, मेज़िनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, राजनीतिज्ञ तथा योग्य सेनापति था। उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम कार्बोनरी था, जिसका उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को इसमें भगा के इटली के एकीकरण कर देना। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया। और जब क्रांति का दौर आया था फ्रांस में, तो उसका फायदा उठाकर वो भी क्रांति करना चाहता था, लेकिन बेचारा सफल नहीं हुआ, पलायन कर गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया था। आप मेज़िनी के बारे में इतना लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात लिखना ना भूलिएगा, मेज़िनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा जाता है, ये बात जरूर लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं।
उसके बाद आप हेडिंग बनाइएगा क्या, आप हेडिंग बनाइएगा किसके बारे में, काउंट काबूर के बारे में बना दीजिएगा। ठीक है, काउंट काबूर क्या था, काउंट काबूर राष्ट्रवादी था। ये भले ही गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, लेकिन ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक नहीं था, ये राजशाही का समर्थक था। इसे विलियम ने बनाया था, विक्टर इमैनुअल ने इसको प्रधानमंत्री बनाया था काबूल को। और इसने युद्ध लड़ा था, फ्रांस से जाकर संधि करके आया था कि देखो भैया, जब ऑस्ट्रिया को हम पीटेंगे या ऑस्ट्रिया हमको पीटेगा तो तुम बीच में मत आना, हम तो उसको कूट ही देंगे, याद है। और जब फ्रांस के साथ लड़ाई चल रही थी, क्रीमिया युद्ध, तो फ्रांस ने मदद नहीं मांगा था, फिर भी काबूल गया था मदद करने के लिए। और अपनी कूटनीति के दम पर जब सम्मेलन हुआ, पेरिस में शांति समझौता हुआ था, तो उसने इटली एकीकरण का मुद्दा पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया था। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब जो तीसरा और महत्वपूर्ण योगदान था गैरिबाल्डी सबसे महत्वपूर्ण इटली एकीकरण में अगर योगदान किसी का था तो ये था, क्योंकि काबूल ने दक्षिण इटली को छोड़ के बाकी सारे इटली को एकीकरण कर दिया था, मेन पार्ट बचा हुआ था दक्षिण इटली। अब इसने क्या किया, जो कि ये गैरिबाल्डी भैया पेशे से नाविक थे, इन्होंने अपनी क्या नाम है, जो स्वयं सेवक थे, उनको लेकर एक सशस्त्र सेना बनाई और लेकर चल गया इटली के दो राज्य सिसिली और नेपल्स पे कूटने, वहां के राजाओं को कूटने के बाद उसे अपने मिला लिया, बोला आज से विक्टर इमैनुअल मेरा राजा है और मैं उसका प्रतिनिधि हूं, उसने शपथ ले लिया। उसके बाद बोला कि पोप को भी निपटा ही दे रहे हैं इसी मामले में, ये लगले। तो बोला कौन, काबूल उस समय जिंदा था, बोला नहीं ये गलत बात है, पोप को नहीं निपटाना है। दोनों के बीच में मतभेद भी होते हैं, लेकिन मतभेद सुलझा लिए जाते हैं। और उसके बाद गैरिबाल्डी क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति विक्टर इमैनुअल को सौंप कर, यानी कि इटली के राष्ट्र को सौंप कर एक साधारण किसान की जिंदगी जीने की ओर अग्रसर हुआ। इससे इतना प्रभावित हुए थे हमारे लाला लाजपत राय की, इन्होंने इनके ऊपर जीवनी भी लिखी थी। इतना इसके त्याग और समर्पण से हमारे नेता प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का एकदम आराम से राय का पहाड़ बना के 5 नंबर में क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था, याद है। बिस्मार्क जो कि एक महान कूटनीतिज्ञ था, उसको किसने प्रधानमंत्री बनाया था, याद है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दीजिए, उसको किसने प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, आगे हम लास्ट में बताएंगे। तो बिस्मार्क के बारे में आइए जानते हैं। बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कि चाहे कट्टर राष्ट्रवादी हो चाहे वो उदार राष्ट्रवादी हो, दोनों इसका अपना समर्थक मानते थे। और ये जानता था कि अगर हमको जर्मनी के एकीकरण पूरा करना है तो एक व्यक्ति को पकड़ के कूटना है, और व्यक्ति है ऑस्ट्रिया। यानी कि इसने रक्त एवं लौह की नीति का सहारा लिया और ये जानता था कि ऑस्ट्रिया को पकड़ के कूटो और तभी जाके जर्मनी के एकीकरण पूरा होगा। इसलिए उसने 1830 से ही ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि हुई थी। हाँ, एक और बात, ये प्रशा का प्रधानमंत्री था, न कि जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी उस समय अपने वास्तविक रूप में नहीं था, उसका जो सबसे बड़ा राज्य था वो प्रशा था। तो इसने 1830 से ही ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच का जो संधि हुई थी एक, कि अगर कभी जर्मनी के एकीकरण होगा तो वो प्रशा के नेतृत्व में नहीं होगा, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1864 में किया क्या, इसने डेनमार्क को कूटना था। स्लेस्विग और हेम्स्टिंग 2 राज्य थे, इनको जीतना था। तो ऑस्ट्रिया को बुलाया, बोला चलो ना इसको पीट के आया जाए, और दोनों गए, पीट के आ गए। उसके बाद जब स्लेस्विग दे दिया गया इसको और हेस्टिंग दे दिया गया, उसने रख लिया। तो उसने किया क्या, जब ऑस्ट्रिया जा रहा था अपने राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि वहां पर इसने राष्ट्रवादी भावना भड़का दी थी, तो जब संभालने जा रहा था तो बोला नहीं इस रास्ते से तुमको जाने नहीं देंगे। और इसी मैटर को लेकर फिर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध हो गया, सेडोवा का युद्ध 1866 में। उसके बाद इस युद्ध में पराजय हो जाती है किसकी, ऑस्ट्रिया की, क्योंकि जर्मनी ने यानी कि प्रशा ने यानी कि बिस्मार्क ने 2 तरफ से पहले से किलेबंदी कर लिया था। उसने पहले से इटली को समझा दिया था विक्टर इमैनुअल को, देखो भैया एक तरफ से ये मारेगा, दूसरी तरफ से तुम मार देना, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इटली का भी दुश्मन तो ऑस्ट्रिया ही था। और दूसरी तरफ इसने फ्रांस से संधि कर लिया था, देखो आएगा पीटने के लिए, तुम खाली शांत रहना, साइड में खड़े होकर देखना, हम संभाल लेंगे, बाकी अकेला। पीट दिया। उसके बाद बारिश सबकी आती है, लगेगी आग तो आएंगे जद में और भी घर। ठीक है, तो फ्रांस की भी बारी आती है। फ्रांस की बारी आती है 1870 में। 1870 में जब वहां पर एक गद्दी के लेकर मुद्दा उठ गया था, तो उस गद्दी में इसने हस्तक्षेप कर दिया। दोनों के बीच में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हो गया, सेडान का युद्ध। उसमें फ्रांस बड़ी बुरी तरीके से हारा। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में,
और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आप इन सारे कामों को, इस बार को एक जगह समेट के आराम से एकदम लाइन से सजा के आप लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात, जैसे कि मैं बताया, अगर आपको रिटन में चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया है 6200108750। आप हमें व्हाट्सअप करके इसका टोटल रिटन फॉर्म में आंसर ले सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पूरा पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। आप शुरू से जितने हमने पढ़ा रहा सब वो राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही थे। कौन कौन से कारण थे राष्ट्रवाद के उदय के कारण? पहला जो कारण था वो आप लिख सकते हैं मेटरनिक का उदय, वियना कांग्रेस, और तो और आप लिख सकते हैं नेपोलियन का उदय। और अगर आपको प्रभाव लिखना होगा तो आप जर्मनी के एकीकरण प्रभाव था, इटली के एकीकरण, पोलैंड में राष्ट्रीयता आंदोलन, हंगरी में राष्ट्रीयता आंदोलन, इन सब के बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में बताएं, आखिर उस क्रांति में क्या क्या हुआ था। आइए बच्चों अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जुलाई 1830 की क्रांति याद है कुछ आपको? इसके बारे में बताना है आपको। जुलाई 1830 की क्रांति जो कि फ्रांस में हुआ था, याद आ रहा है कुछ? चार्ल्स दशम, उस समय चार्ल्स दशम नाम का एक व्यक्ति राजा था, चार्ल्स दश, और इसने पॉलिगनेक नाम के व्यक्ति को राजा बनाया, सॉरी प्रधानमंत्री बनाया। पॉलिगनेक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ये किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यों में रुचि नहीं रखता था। कोई सुधार नहीं, जो सिस्टम चला रहा है चलने दिया जाए। ठीक है। और तो और लुई 18वां ने कुछ सुधारात्मक कार्य किए थे, लुई 18वां ने। तो इसने क्या किया, पॉलिगनेक ने लुई 18वां का जो सुधारात्मक कार्य थे उनको सारे को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, कोई सुधार नहीं होगा। उस समय डेट था जानते हैं 28 जुलाई। 28 जुलाई फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। और गृह युद्ध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 4 उदारत्व का गला घोटा गया। 4 अध्यादेश जो कि लुई 18वां ने लागू किए थे, उसको गला घोटने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? पॉलिगनेक और चार्ल्स दस के द्वारा, जिसके विरोध में पूरे फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना लहर उठ चुकी और तो लोग चार्ल्स दस को मार के भगाने पर तुल चुके हैं। उसे ही जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। आप इसके बारे में और डिटेल से लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे आपके बुक का, यूनानी राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। अभी पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था यूनान के राष्ट्रीयता आंदोलन के बारे में कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान सब पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणादायक रहा है। वो तुर्की के अधीन रहा था, इसलिए लोग उसे आजाद करवा रहे थे। 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तुर्की था, तुर्की के साथ मिस्र था, और उसके विरोध में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड तीनों ने मिलकर इसको कूट दिया था और 1832 में यूनान आजाद हुआ था। तो आप इसको और डिटेल से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर 1 पूरी तरीके से खत्म हुआ। अगर आपको इस चैप्टर का रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे जो कि समाजवाद एवं साम्यवाद है। ठीक है। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।